एक बहुत डिवोटेड, म्यूजिक डिवोटेड एक फैमिली है, लेकिन वो बहुत ही आम फैमिली था शुरू में। वो है बाबा अलाउद्दीन खान साहब का फैमिली। वो रहते थे बंगाल के एकदम ईस्ट में, एकदम ईस्ट में, त्रिपुरा के पास में एक गांव है शिवपुर बोल के, वहाँ पे वो लोग रहते थे। उनका फोर फादर जो थे, फोर फादर मतलब उनके ग्रैंडफादर के फादर, वो लोग ब्राह्मण थे। देव शर्मा, सत्येंद्रनाथ देव शर्मा था उनका नाम। तो उन्होंने उस जमाने में क्या किया, उन्होंने फकीरी लिया था। फकीर लोग जैसे होते हैं ना, वो लोग गायन करते हैं। तो वो एक फकीर के पास गए गाना सीखने। तो उस समय क्या होता था, वो समाज में मतलब धर्म का बहुत ज़्यादा ये था, समस्या था, क्योंकि तुम दूसरे के धर्म के लोगों से गाना नहीं सीख सकते, तुम दूसरे के घर में खाना नहीं खा सकते, उनका पानी नहीं पी सकते, ये सब था पहले। तो क्योंकि उन्होंने उनसे संगीत सीखा उस फकीर से, इसलिए उनको हिंदू लोगों ने अपने कौम से निकाल दिया। तो उसके बाद उन्होंने, उनको बोला जाता था साधु खा। वो सत्येंद्रनाथ देव शर्मा बन गया साधु खा, लेकिन ही इज़ नॉट कन्वर्टेड मुस्लिम, समझ रहे हैं ना, ही नॉट कन्वर्टेड। बेसिकली वो इस्लाम चर्चा भी कर रहे थे और हिंदू चर्चा भी कर रहे, क्योंकि उनके घर में काली का पूजा होता था। और फकीर जो है, फकीर कल्चर जो है, वो भी उसी में भी काली काली माता का पूजा होता है, क्योंकि फकीर कल्चर जो है वो बौद्ध कल्चर से आया है। बंगाल का जो फकीर कल्चर है वो बौद्ध कल्चर से आया है। पहले फकीर लोग जो है वो पहले बुद्ध थे, बौद्ध थे। फिर बाद में ये लोग इस्लामिक इन्फ्लुएंस के बाद तो ये हो गया, ये लोग कन्वर्टेड हो गए। कन्वर्टेड होके वो दोनों कल्चर ही मानने लगे। वो हिंदू कल्चर भी मानते थे फकीर लोग, और इस्लामिक कल्चर भी मानते थे। तो उस फैमिली का अलाउद्दीन खान साहब 5 भाई थे। वो तीसरा जो लड़का है वो है अलाउद्दीन खान, और सबसे छोटा जो लड़का है उनका नाम है आयत अली खान। ये दोनों जो है ये म्यूजिशियन बने। तो अलाउद्दीन खान का जर्नी ऐसा था कि उनको तो जैसे गांव में स्कूल होते हैं ना, छोटा छोटा स्कूल होते थे उस ज़माने में, पाठशाला जिसको बोला जाता है, उसमें भेजा जाता था उनको। तो उनको कभी मन नहीं था पढ़ाई में। वो हमेशा कहीं पे संगीत हो रहा है, या मंदिर में कोई गाना गा रहा है, या राजा के उनके वहाँ पे जो ज़मींदार थे उधर अगर कोई गायन बाजना चल रहा है कहीं पे, वहीं पे चले जाते थे। तो उनको कभी मन नहीं था। तो 10 साल की उम्र में वो अपना गांव छोड़ के भाग गए, और वो आ गए उधर से पैदल चल के वो कलकत्ता पहुंचे 10 साल की उम्र में। ये मैं बता रहा हूँ 1862 में उनका जन्म हुआ है। 1872 इस समय का कहानी। 10 साल की उम्र में वो कलकत्ता पहुंचे। तो इधर उधर घूमते रहे, क्योंकि कोई जान पहचान तो नहीं था उनका। तो उन्होंने, वो मंदिर में खाना खाते थे इधर उधर जाके मंदिर में, और गुरु ढूंढते रहते थे किन से गाना सीखे। तो फिर एक दिन क्या हुआ, उन्होंने एक मंदिर के बगल में, शोभा बाजार राजबाड़ी उस साइड में, ये है नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कोलकाता, तो वहाँ पे उन्होंने नूनू गोपाल का गाना सुना। वो बहुत बड़े ध्रुपदिया थे उस ज़माने का। तो वो उनके घर में जाना शुरू किया, तो वो उनसे सीखना शुरू किया। तो वो सीखते सीखते, अभी सीख रहे उनके पास, लेकिन ठहरेंगे कहाँ, फुटपाथ में रहते थे उस ज़माने में। तो सर्दी के मौसम आना शुरू हो गए, तो उन्होंने ठीक किया
कि ईडन गार्डन जो है अभी जो प्ले ग्राउंड है, उस ज़माने में, उस समय क्वीन का ज़माना था ना, उस समय उधर घोड़े का अस्ताबल था, जो अभी प्ले ग्राउंड है क्रिकेट का सबसे बड़ा। तो वहाँ पे घोड़े का अस्ताबल था, वहाँ पे वो जाके रहते थे। वहाँ पे उसके बगल में एक जगह था, एक फार्म हाउस जैसा कुछ था, वहाँ पे रहते थे लोबो साहेब। लोबो साहेब जो है वो बहुत बड़े वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिशियंस थे उस ज़माने में। क्वीन का बैंड मास्टर था, क्योंकि कलकत्ता में वो गवर्नर हाउस था, यहीं से इंडिया चलाया जाता था ब्रिटिश लोगों का समय ज़माने में। तो उस लोबो साहब को देखा उन्होंने, अलाउद्दीन खान ने, कि अभी तो गाना गायन सीख रहे थे, तो लोबो साहब जो है वो खुद वायलिन बजाते हैं और उनका जो वाइफ है वो पियानो बजाते हैं। तो शाम को हमेशा उधर ही देखते थे ये लोग, पियानो, वो वायलिन बजा रहे और उनके वाइफ पियानो बजा रहे, तो ये सब सुनते रहते थे। वो उनको अच्छा लगता था, सीखने का बहुत मन हुआ। तो वो सुबह नहीं रुकते थे नॉर्मली, तो क्योंकि वो सुबह तो घोड़ा लेके सब निकलते थे, तो ये भी निकल जाते थे वहाँ से, और खाना भी ढूंढना है, और इधर उधर मंदिर के चक्कर लगाते थे कहाँ खाना मिल जाए। और फिर नूनू गोपाल जी के पास भी जाते थे गाना सीखने। तो ऐसे चल रहा था उनका, थोड़ा स्लो ही चल था उस समय उनका लाइफ। तो इसमें चेंज हो गया कैसे, उन्होंने देखा कि लोबो साहेब सुबह जो जाते हैं, जाके उनको गवर्नर हाउस के अंदर तो नहीं जा सकते थे। तो एक दिन देखा, तो अभी उधर रहने लगे, तो लोबो साहब भी देखा वो लड़का रहता है अकेला अकेला, उसको खाना कभी कभी नसीब होता है, कभी नहीं होता है। तो वो उधर जो अस्तावल है ना, उधर जब खाना नहीं मिलता था उनको, वो घोड़े को चना खिलाया जाता था उस जमाने में, तो अभी भी खिलाए थे। तो वो चना वना खुद ही खा लेते थे उधर से, घोड़े के अस्तावल से ही जो थोड़ा बहुत मिल जाता था वही खा के उनका गुजारा चलता था, जिस दिन खाना नहीं मिला मंदिर में या कहीं पे। तो लोगों साहब को देख के अच्छा नहीं लगा, तो वो हेल्प करना चाहते थे उनको। तो उनका असिस्टेंट बन गया वो, उनके घर में काम काम करने लगे, सफाई वफाई करने लगे। तो अब इसलिए उनको मौका मिल गया गवर्नर हाउस के अंदर जाने का। तो लोबो साहब के साथ जब वो अंदर गए, तो देखा लोबो साहब उधर जाके बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे आर्मी का जो बैंड है उसका प्रैक्टिस होता था। और जब ब्रिटिश लोग का जैसे शाम के वक्त कभी पार्टी वार्टी चल रहा है, तब ऑर्केस्ट्रा बज रहा है, तो लोगों साहब वहाँ पे कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, खुद वायलिन बजा रहे हैं, उनका वाइफ पियानो बजा रहे हैं, और बाकी म्यूजिशियंस भी है साथ में बजा रहे हैं। तो इन्होंने देखा कि बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, और ये लोग एक कागज़ का टुकड़ा लेके सामने बैठते हैं, वो लेके देख देख के बजा रहे हैं। लेकिन उन्होंने अपना गुरु के पास नहीं देखा कि वो तो कोई कागज़ वागज़ नहीं लाते हैं। तो इन भारतीय संगीत का जो कल्चर था उसमें लिखने का तरीका नहीं था, पूरा था श्रुति बेस्ड, मतलब आपको सुन के सीखना है इसको। तो अलाउद्दीन खान ने देखा कि ये घोड़े लोग जो है इनका संगीत पूरा अलग है, वो देख देख के बजाते हैं, लिखा हुआ है सब कुछ। तो उनको बहुत मन हुआ उसका सीखने का, तो वो उनके वाइफ के पास उन्होंने पियानो सीखा, और लोगो साहब के पास वायलिन सीखना शुरू किया। और धीरे धीरे उस ऑर्केस्ट्रा में जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स थे, जैसे ब्रास सेक्शंस बोला जाता है जिसको, जैसे उसमें रहता है ट्रम्पेट, ट्रम्बोन, फ्रेंच हॉर्न, फिर इंग्लिश हॉर्न, ट्यूबा, ये सब जो इंस्ट्रूमेंट्स होता है ये सब सीखने लगे। फिर विंड में इंस्ट्रूमेंट्स में बैक पाइपर, फिर क्लैरिनेट, इंग्लिश फ्लूट, ओबो, ये सब सीखने लगे। ये सब बजाया जाता था बैंड्स में अलग अलग, विंड्स बैंड्स अलग होता था, ब्रास बैंड अलग होता है।
तो उसके साथ जो ड्रम्स बजाया जाता है, कैटल्स बजाया जाता है, वो भी वो सीखने लगे, मार्चिंग म्यूजिक जिसको बोला जाता है। और धीरे धीरे वेस्टर्न क्लासिकल जो शास्त्रीय संगीत है, यूरोपियन शास्त्रीय संगीत जो है, वो भी वो पूरा सीखने लगे उनके पास। तो वहाँ पे उनको वो लिखने का तरीका पता चला, तो वो खुद वो जो लिखने का जो तरीका है उन्होंने सीखा, क्योंकि बिना वो तरीका के आप वेस्टर्न क्लासिकल नहीं बजा सकते, कि वो तो पढ़ना होता है, उसको पढ़ के बजाया जाता है, और उसको लिखना भी होता है। कभी कभी चेंज करते हैं कंपोजर्स, कुछ कंडक्टर जो है, जैसे लोबो साहब कंडक्टर थे, उन्होंने कुछ बोला कि यहाँ पे ऐसा नहीं है, ऐसा चाहिए मुझे मूवमेंट, तो वो लोग चेंज करते हैं वेरिएशंस के लिए, तो वो सब लिखा जाता है। तो उन्होंने वो, तो भारतवर्ष का पहला व्यक्ति, इससे पहले सिर्फ पोएट्री लिखा जाता था, मतलब गायन नहीं लिखा जाता था। मतलब जैसे अभी क्या लिखते हैं, गाना लिखते हैं हम लोग, गाने के नीचे सरगम लिखते हैं, तो उससे पता चलता है इस शब्द में मुझे ये स्वर बोलना है, दूसरे इसमें इतना गैप देना है, ये इसको बोला जाता है नोटेशन। तो पहले नोटेशन नहीं था, तो भारतवर्ष का पहला व्यक्ति जिन्होंने नोटेशन लिखा, लेकिन वेस्टर्न क्लासिकल में, जो शास्त्रीय संगीत का व्यक्ति है ओरिजिनली। तो जब ये सब इन वेस्टर्न म्यूजिक सीखना शुरू किया, और साथ में वो ध्रुपद भी सीख रहे, करते करते वो शोभा बाजार राजबाड़ी जो है उधर जाते थे। उधर जब जाते थे उस समय वहाँ पे एक थिएटर होता था उस साइड में, वो गिरीश घोष बोल के बहुत नामी एक थिएटर पर्सनालिटी थे, उनका थिएटर चलता था, और उस थिएटर में म्यूजिक करते थे हाबू दत्त। तो अलाउद्दीन खान, शुरू में क्या होता था, थिएटर फ्री में दिखाया जाता था उस जमाने में, क्योंकि एकदम शुरुआत में क्या है, पॉपुलैरिटी नहीं था, कि लोगों को पता नहीं था थिएटर क्या होता है, तो फ्री एंट्री था, तो वो घुस गए अंदर, वो देखने लगे थिएटर क्या होता है। तो गांव में क्या होता था, पुराने ज़माने में रोयनी बोल के एक सिस्टम था, रोयनी एक थिएट्रिकल कल्चर था, रोयनी बोल के, वो उस जैसा ही था, लेकिन उससे मॉडिफाइड था ऑब्वियसली, क्योंकि रोयनी जो ओपन थिएटर होता है, जो इंडियन कल्चर जो है ओपन थिएटर वैसे होता है, और ये जो है प्रोसिनियम थिएटर मतलब तीनों साइड ब्लॉक्स है, बॉक्स जैसा दिखता है सामने, तो हम लोग जैसे स्टेज में देखते हैं अभी जो मॉडर्न थिएटर है, प्रोसिनियम थिएटर यूरोपियन। तो उस थिएटर का इंडियन जो वर्जन है उन्होंने वहाँ पे देखा। तो वहाँ पे एक म्यूजिशियन है जो मेन कंडक्टर कंपोजर था, हाबू दत्त, वो थे स्वामी विवेकानंद का एल्डर ब्रदर। स्वामी विवेकानंद का नाम था नरेंद्रनाथ दत्त, उनका एल्डर ब्रदर हाबू दत्त। तो उनको उन्होंने देखा कि वो एक वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट बजा रहे, क्लैरिनेट, और उसमें इंडियन ट्यून बजा रहे, और साथ में कभी कभी एसराज भी बजा रहे हैं वो, और पखवाज भी बजा रहे हैं वो कभी, और गायन भी कर रहे हैं। तो हाबू दत्त जो है वो भी ध्रुपद गाते थे। तो इन्होंने देखा, तो ये तो और भी अच्छा हो गया, क्योंकि उनका पहला जो गुरु है नूनू गोपाल, वो सिर्फ गायन करते थे, तो अभी उनको एक गुरु मिल गया जो गायन भी कर रहे हैं और बजा भी रहे हैं, और उनको वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट के भी बारे में पता है। तो ये ब्रिजिंग जो है ये उनको हेल्प किया बहुत। तो उन्होंने हाबू दत्त के पास आए, तो मुझे सीखना है ऐसे ऐसे बोला, तो उनका नाम पूछा, तो बोला मेरा नाम तो अलाउद्दीन है। तो फिर हाबू दत्त ने बोला मैं तो नहीं सिखा सकता फिर तुमको, क्योंकि मेरे घर में मुझे कोई दिक्कत नहीं है तुमको सिखाना, लेकिन मेरे घर में तुम आके कैसे सीखोगे, मेरे घर में तो कोई मुस्लिम लोग नहीं घुस सकते। तो वो तो उनके आगे पीछे घूमते रहते थे, रोज़ रोज़ आते थे उनके पास, प्लीज़ मुझे सिखा दीजिए, प्लीज़ मुझे सिखा दीजिए। तो बोला एक दिन काम करो, तुम जो थिएटर जहाँ चलता है वहाँ पे तुम जल्दी आ जाओ, कुछ बजा के सुनाओ, कुछ बजाना आता है तुमके। तो उसने बोला कि आप जो क्लैरिनेट लेके है वो मुझे बजाना आता है, मैंने लोबो साहब के पास सीखा वो। तो उनको बजा के सुनाया, तो उनको बहुत अच्छा लगा।
फिर बोला कि तुम और क्या बजा सकते हो? मैं बोला गाना सीखता हूँ, गाना सीखा मैंने, और वेस्टर्न सारे इंस्ट्रूमेंट मैंने थोड़ा थोड़ा करके सीखा है, मैं बजा सकता हूँ। अलाउद्दीन खान का बहुत एक खासियत था, उनको बोला जाता है श्रुतिधर बोला जाता था, इसलिए क्योंकि एक बार एक कोई भी मेलोडी एक बार उनके सामने एक बार बजा दे कोई, बस वो रट गया उनके दिमाग में, इतना टैलेंटेड थे वो। एक बार, सिर्फ एक बार बजाना है उनके सामने उस मेलोडी को, वो ध्यान से सुनते थे, नेक्स्ट टाइम वो थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करेंगे, विद इन 15-20 मिनट्स आपको वो सीधा प्रेजेंट करके सुनाएंगे, इतना क्विक था उनका लर्निंग। नहीं तो कोई व्यक्ति उस ऑर्केस्ट्रा में, जैसे लोबो साहब के पास जब सीखते थे, वहाँ पे कम से कम उन्होंने 30-40 अलग अलग इंस्ट्रूमेंट सीखा है वेस्टर्न। कैसे सीख पाए? लोबो साहब खुद ही नहीं बजा पाते थे इतने सारे इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि बिकॉज ही इज अ कंडक्टर, उनको सिर्फ वायलिन बजाना आता था, लेकिन उन्होंने वो सारे इंस्ट्रूमेंट अलग अलग जो म्यूजिशियंस थे वहाँ पे सबके हेल्प लेके उन्होंने सारे इंस्ट्रूमेंट सीखा। तो लोबो साहब के वहाँ पे वो मांग के 2 इंस्ट्रूमेंट लाए और आके हाबुदत्त को सुनाया वो। तो हाबुदत्त सुन के बहुत अजीब लगा उनको, एक गांव से आया हुआ लड़का और ये ऐसे ब्रिटिश लोगों का म्यूजिक कैसे बजा ले रहा है, और उनके पास नोटेशन भी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जब बजा रहे थे तो लोबो साहब के वहाँ पे तो नोटेशन है, वो देख के बजा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जब लेके आए तो बिना नोटेशन के लाए वो, और ऐसे ही धुन बजा दिया पूरा। तो बोला कि तुम ऐसे कैसे धुन बजा दिया पूरा? बोला नहीं, मेरे दिमाग में रटा हुआ है वो सारे कंपोजिशंस। तो देख के बहुत अच्छा लगा, तो उनको लगा कि इतना टैलेंटेड है, मुझे सिखाना चाहिए इसको। तो उन्होंने बोला कि तुमको एक छद्म नाम देंगे, तो उसी नाम से तुम मेरे घर में आना, तुम किसी को अपना अपना नाम बताना, अलाउद्दीन। तो उनका नाम दे दिया हाबुदत्त ने, प्रसन्न कुमार विश्वास। तो प्रसन्न कुमार विश्वास जो है, ये आना शुरू किया हाबुदत्त के घर में, जहाँ पे रहते थे रविंद्रनाथ दत्त, स्वामी विवेकानंद बाद में जो बने। तो अब हाबुदत्त के पास इसरा सीखते थे स्वामी जी नरेंद्रनाथ दत्त, तो ये दोनों साथ में इकट्ठे इसरा सीखना शुरू कर दिए, तो धीरे धीरे दोस्त बन गए। और फिर नरेंद्रनाथ दत्त से उनको पता चला, वो जाते थे केवल किशल घराने से सीखने पखवाज, वो बंगाल ट्रेडिशनल एक पखवाज स्टाइल है अपना, तो उस घराने में वो पखवाज सीखने जाते थे। हाबुदत्त भी वहीं से पखवाज सीखा है, तो हाबुदत्त ने स्वामी जी को, मतलब नरेंद्रनाथ दत्त को वहीं पे भेजा था अपने गुरु के घर में सीखने के लिए। शुरुआत में तो खुद ही सिखाया, फिर बाद में तो अलाउद्दीन खान को नरेंद्रनाथ दत्त ने लेके गए अपने गुरु के घर में, और उन्होंने केवल किशोर घराना के बहुत बड़े ये थे, पंडित थे, उनसे उन्होंने ध्रुपद का जो रिदम इंस्ट्रूमेंट है पखवाज, तो वो सीखना उन्होंने शुरू किया उनसे। तो ये जब सीखना शुरू किया तो इन लोगों का दोस्ती बहुत गहराई हो गए थे नरेंद्रनाथ दत्त के साथ, इनका रिलेशन। तो वो नरेंद्रनाथ दत्त के साथ इधर उधर जाते थे, और वो रहते थे वहीं पे, वो लोबो साहब के उधर, जो जहाँ पे अस्तावल था ईडन गार्डन में। तो सुबह सुबह वहाँ पे सब पूरा बैंड का ऑर्केस्ट्रा का जो काम था वो सब करके दोपहर को आ जाते थे यहाँ पे। उस समय क्या हुआ, एक बार झमेला हुआ, गिरीश घोष जो है वो थिएटर जो है उनके साथ, वो थिएटर जो कंपनी है उधर, तब जाके गिरीश घोष जो है वो अपना एक कंपनी खोलने का प्लान किया। तो वो स्टार थिएटर बोल के उस जमाने में बहुत पुराना, उनके साथ उन्होंने टाई अप किया करके अपना थिएटर स्टार थिएटर में करना है। लेकिन हाबुदत्त जो है वो मिनर्वा बोल के एक थिएटर था, वहाँ पे म्यूजिक कंपोजर थे। अभी हाबुदत्त तो स्टार थिएटर में म्यूजिक नहीं कर सकते, क्योंकि मिनर्वा लोग जो है उन्होंने गिरीश घोष को निकाल दिया, जो कमिटी है।
मिनरवा का, उनके साथ झमेला हुआ इसलिए। तो अबूदत ने गिरीश घोष को अलाउद्दीन खान के साथ इंट्रोड्यूस किया, बोला एक लड़का है, आप उसको ले सकते हैं, मेरा शिष्य है, वो बहुत अच्छा बजाता है और वो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट बजा सकता है। मैं जैसे 3-4 बजाता हूँ, वो तो बहुत कम से कम 30 इंस्ट्रूमेंट बजा लेता है, वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट ऐसे अलग अलग करके। तो पहले ज़माने में क्या होता था, जब शुरू में प्ले शुरू होता था, लोगों को पता नहीं था ना, शुरू में एक ऑर्केस्ट्रा बजता था, सामने आके लोग बैठते थे, 4 या 5 म्यूजिशियंस बैठ के एक पीस बजाता था। वो बजने के बाद जब पूरे लोग जमा हो जाते थे, फिर शुरू होता था मेन प्ले। और बीच में जब इंटरवल होता था, ये लोग दौड़ के आते थे, आके फिर से बजाते थे बैठ के सामने, क्योंकि लोग उठ के चले ना जाए, कि लोगों को पता नहीं था उतना थिएटर के बारे में, कि बीच में ब्रेक होता है, फिर ब्रेक के बाद सेकेंड हाफ होता है, ये सब पता नहीं था स्ट्रक्चर। और यही लोग बैकग्राउंड म्यूजिक बजाते थे। तो ये सिस्टम अबूदत ने शुरू से ही अलाउद्दीन को सिखाया था, जब वो उनके पास जाते थे वो मिनरवा थिएटर में। तो तब जब गिरीश घोष को ज़रूरत था एक म्यूज़िक कंपोज़र इन स्टार्ट थिएटर, क्योंकि स्टार्ट थिएटर जो है, उन्होंने कहा कि हम कोई टेम्पोररी म्यूजिशियंस नहीं लेंगे, हम परमानेंट म्यूजिशियन लेना चाहते हैं, उसको हम सैलरी देंगे मंथली और फिक्स करना है, क्योंकि सिर्फ वो हमारे लिए बजाएंगे, ऐसे म्यूजिशियन चाहिए। तो अबूदत ने अलाउद्दीन खान को इंट्रोड्यूस किया, अलाउद्दीन खान ने जाके वहाँ पे इंटरव्यू दिया और अलग अलग इंस्ट्रूमेंट बजा के सुनाया। तो जो भी इंस्ट्रूमेंट वो लोग दे रहे, कभी कोई ड्रम इंस्ट्रूमेंट दे दिया, रिदम इंस्ट्रूमेंट इंडियन, वो भी बजा रहे, वायलिन भी बजा रहा है, पियानो भी बजा रहा है वो बंदा, और ट्रम्पेट भी बजा रहा है, क्लैरिनेट भी बजा रहा है। तो ये लोग देखे, ये तो बहुत अच्छा हो गया, हम लोगों को ऐसा आदमी मिल गया, एक ही आदमी सब कुछ बजा लेता है, तो ज़्यादा आदमी लेने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, झंझट कम होगा। तो काम करते हैं, इसको पैसा थोड़ा ज़्यादा दे देंगे और इसी को रख देंगे और किसी को लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, वो अकेला सब कुछ बजा देगा। तो उस ज़माने में उनको 5 रुपए दिया जाता था महीने का। ठीक है, मैं जो बोल रहा हूँ 78 80s का, 82 इस समय का कहानी। उस जमाने में उनको